ओके जी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन थी हमने उसमें देखा कि हमारे पास जो डेफिनेशन है उसमें हमने कहा कि 3 किस्म के डिसीजंस हम लेते हैं। एक्विजिशन डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड मैनेजमेंट ऑफ एसेट्स। इसमें एक मेन चीज़ है कि ये तमाम जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो एक ओवरऑल गोल जहन में रख के उसको देखते हुए लिए जाते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन कौन से ऐसे गोल्स हैं, वो कौन से ऑब्जेक्टिव हैं जो जहन में रखे जाते हैं ये 3 किस्म के डिसीजंस लेते वक्त। तो इस पार्ट के अंदर हम बात करेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। राइट, स्टार्ट करते हैं। वैसे तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। कुछ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव होते हैं, कुछ नॉन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव होते हैं। जब फर्म काम करती है तो वो ना सिर्फ अपना सोचती है बल्कि सोसाइटी का भी सोचती है। तो बहुत सारे गोल्स हो सकते हैं, लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली बात करें फाइनेंशियल मैनेजमेंट की तो 3 बड़े ऑब्जेक्टिव्स की बात की जाती है: प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की, ईपीएस की और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो हम इन 3 ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स को देखते हैं। सबसे पहले बात आ जाती है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को स्टार्ट करने से पहले हम बिजनेस की एक डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। बिजनेस की डेफिनेशन करते हुए बुक्स में लिखा जाता है कि बिजनेस इज अ लीगल एक्टिविटी दैट इज डन फॉर प्रॉफिट। यानी बिजनेस एक ऐसी लीगल एक्टिविटी है जो की ही प्रॉफिट के लिए जाती है। तो जब एक काम हो ही प्रॉफिट के लिए रहा है तो डेफिनेटली एक बंदे को जो एज अ फाइनेंशियल मैनेजर फर्म के अंदर काम कर रहा है उसको भी चाहिए कि वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करे। अब जब प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि जो इन्वेस्टर्स आएंगे उनको हम बहुत इजीली कम्युनिकेट कर सकेंगे कि भाई इन नंबर्स कि भाई हमने इतना प्रॉफिट कमा लिया इस साल के अंदर, देखें ये हमारे पास ये एक नंबर है, आप इसको देखें। तो इजीली कम्युनिकेट किया जा सकता है प्रॉफिट को। फिर ये एक सिंपल सी बात है, टर्म्स है, पैसे सामने एक चीज़ लिखी हुई है, एक बंदा इजीली उसको जो है ना वो डिसाइड कर सकता है कि भाई ये 2 रुपये है, ये 4 रुपये हैं, तो दोनों में से कौन से बेहतर है। तो प्रॉफिट जो है वो अगर 2 फर्म्स का आपके सामने रख दिया जाए तो ये बड़ा सिंपल है आपको उसको समझना भी और उसकी बेस के ऊपर कोई ना कोई डिसीजन लेना भी। मगर इस ऑब्जेक्टिव के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब उन डिसएडवांटेजेस के अंदर सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये शॉर्ट टर्म फोकस है। प्रॉफिट जो होता है वो एक साल की कारकर्दगी का नाम है। राइट, अब जब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा तो ईयरली परफॉर्मेंस जो है वो मैयर हो रही होगी। अगर आप प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहेंगे तो आप एक साल के लिए कोई डिसीजन ऐसा अच्छा कर लेते हैं जिसका फ़ायदा आपको एक साल तक मिलेगा, दूसरे साल नहीं मिलेगा। तो आपका वो डिसीजन काम कर जाएगा, क्योंकि जिस साल आपने डिसीजन लिया उस साल आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो गया। लेकिन अगले साल हो सकता है आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज ना हो, क्योंकि आपने एक ऐसा डिसीजन लिया है जो शॉर्ट टर्म है। राइट, तो शॉर्ट टाइम फोकस रहता है जब आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ जाते हैं। फिर है जी इग्नोर फ्लक्चुएशन। प्रॉफिट्स के अंदर जो फ्लक्चुएशन है उसको इग्नोर कर दिया जाता है। हम जब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करते हैं तो जो कंपैरेटिव एनालिसिस हो रहा होता है वो पिछले साल के साथ हो रहा होता है। राइट, फिर उसके बाद ये है कि ये इजी टू अल्टर है। प्रॉफिट को ज़्यादा शो किया जा सकता है और बहुत सारे ऐसे तरीके अवेलेबल हैं जिसके अंदर किसी भी किस्म के रूल की वायलेशन नहीं होती लेकिन प्रॉफिट ज़्यादा शो होता है। फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन मेथड, बहुत सारे मेथड्स ऐसे हैं जो अडॉप्ट करने से प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा शो होता है। राइट, लेकिन वो अप्रोप्रिएट मेथड नहीं होता। इसी तरह इन्वेंट्री, लाइफो फाइफो, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो इस इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम का जो जो है ये लाइफो फाइफो मेथड, इन दोनों को चेंज करके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करती है, ज़्यादा शो करने की कोशिश करती है। फिर उसके बाद ये है कि ये मैक्सिमाइज हो सकता है प्रॉफिट थ्रू अनएथिकल मीन्स। अब अनएथिकल मीन्स क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल अगर एक फाइनेंशियल मैनेजर प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहता है तो वो क्या कर सकता है? उसके लिए बहुत आसान है कि वो पैसा इकट्ठा करे शेयर होल्डर से। शेयर होल्डर से पैसा इकट्ठा करके लेस रिस्की
जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनमें पैसा लगा दे। फॉर एग्जांपल टी बिल्स में कोई रिस्क नहीं है, लेकिन रिटर्न भी उसी तरह बहुत कम है। अब क्या होगा कि पैसा आने की जो रेशो है वो ज़्यादा है और जो रिटर्न आने की रेशो है वो कम है, यानी प्रॉफिट जो बढ़ रहा है वो कम रेशो से बढ़ रहा है, लेकिन शेयर होल्डर्स जो पैसा दे के शेयर होल्डर, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है वो ज़्यादा हो रही है। अब अल्टीमेटली क्या होगा, जो फर्म है उसकी ईपीएस गिरना शुरू हो जाएगी, राइट? क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर्स जो है वो ज़्यादा रेशो से बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट जो है वो कम रेशो से बढ़ रहा है। बढ़ ज़रूर रहा है, लेकिन जो रेशो है वो कम है। तो ईपीएस क्या होगा, अल्टीमेटली डाउन हो जाएगी। तो एज अ शेयर होल्डर ईपीएस एक जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है शेयर होल्डर्स के लिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। ईपीएस बढ़ेगी तो वो ज़्यादा खुश होंगी, कम होगी तो वो शायद कम खुश हो। सो ये वो मीन्स है जिसके ज़रिए से प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जा सकता है। अच्छा, अब हमने बात की कि जो हमारी अर्निंग पर शेयर है, अगर हम उसको मैक्सिमाइज करते हैं तो उससे क्या होगा, उससे हमारे शेयर होल्डर्स में भी खुश हो। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि शेयर होल्डर्स आर मोर इंटरेस्टेड इन व्हाट दे आर गेटिंग आउट ऑफ प्रॉफिट रादर देन प्रॉफिट, somehow they are really interested in what they are getting out of profit, यानी उनको ज़्यादा इंटरेस्ट है कि हमें क्या मिल रहा है rather than the profit। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखें तो हमें यानी फाइनेंशियल मैनेजर्स को चाहिए कि वो अर्निंग पर शेयर की मैक्सिमाइजेशन की तरफ तवज्जो दें। अब जब अर्निंग मैक्सिमाइज होगी, अर्निंग पर शेयर ईपीएस, तो इससे क्या होगा, वो इन्वेस्टर्स जिनके लिए ईपीएस अट्रैक्टिव है, एक अट्रैक्टिव नंबर है, वो आपकी फर्म के अंदर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देंगे, यानी कि ईपीएस मैक्सिमाइजेशन में भी नए इन्वेस्टर्स को आपकी तरफ अट्रैक्ट करें। दूसरा, प्रॉफिट की तरह ये भी इजी टू अंडरस्टैंड है कि जब मैं आपको कहता हूँ कि भाई आप मेरी फर्म के अंदर 10 शेयर्स खरीद लें मेरी फर्म के, और हर शेयर के बदले आपको 10 रुपये मिलेंगे, तो ये आपके लिए समझना आसान है और मेरे लिए आपको बताना भी आसान है। ज़्यादा लंबी चौड़ी बहस नहीं करनी पड़ेगी, आपको कोई बिजनेस का हाई फाई नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है। बात सीधी सी होगी और आपकी समझ में भी आ जाएगी, मुझे बताने में भी आसानी होगी, राइट? लेकिन इन 3 एडवांटेजेस के अगेंस्ट हमारे पास इस ऑब्जेक्टिव के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे पहले ये है कि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक फर्म है फर्म ए और एक फर्म है फर्म बी, तो एक फर्म जो फर्म ए है वो 5 लाख रुपीस दे रही है आफ्टर 10 इयर्स, राइट? और फर्म बी जो है वो 15,000 दे रही है पर ईयर, राइट? तो अब दोनों में से कौन सी बेटर लग रही है, राइट? या डेफिनेटली 15,000 जो पर ईयर दे रही है वो बेटर है। लेकिन अगर हम 10 साल बाद, अब जो 10वां साल है, 10th ईयर है, उस साल को अगर हम देखें तो जो फर्म 5 लाख दे रही है उसकी ईपीएस ज़्यादा होगी, और जो फर्म 15,000 दे रही है उसकी ईपीएस कम होगी, राइट? तो इस जब 10वें साल के अंदर हम बैठ के ये बात करेंगे ईपीएस मैक्सिमाइजेशन की, तो डेफिनेटली हम कहेंगे कि यार ये तो फर्म ठीक है। सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इस ऑब्जेक्टिव के अंदर इग्नोर किया गया। फिर है जी फाइनेंशियल रिस्क। ये क्या चीज़ है, अगर एक फर्म ए और बी है फॉर एग्जांपल, और दोनों फर्म्स की ईपीएस सेम है, राइट? तो इट डजेंट मीन कि वो फिर भी सेम है। ईपीएस सेम है तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो फर्म दोनों एक जैसी है। क्यों? दोनों का फाइनेंशियल रिस्क अलग हो सकता है ए का ज़्यादा हो और बी का कम हो, ठीक है? तो फाइनेंशियल रिस्क क्या है, डेट टू इक्विटी, कितना कोई फर्म जो है वो डेट इस्तेमाल कर रही है, कितना को की इक्विटी। तो ये जो रेशो है इसके साथ ये लिंक्ड है, जिसके बारे में आगे चल के हम इंशाल्लाह बात करेंगे। तो यहाँ पे बात जो है वो याद रखने वाली क्या है कि ईपीएस सेम भी हो तब भी हम ये नहीं कह सकते कि दोनों फर्म्स सेम है। क्यों? क्योंकि हमें फाइनेंशियल रिस्क को भी देखना पड़ेगा। इस ऑब्जेक्टिव के अंदर इस चीज़ को इग्नोर किया गया। फिर है जी कंसिस्टेंसी ऑफ ईपीएस।
या रिटर्न हम अगेन प्रॉफिट की तरह सालाना कंपैरिजन करते जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि ईपीएस कम हो रही है, अगले साल ज़्यादा हो गई तो खुश हो गए, उससे अगले साल ज़्यादा हो गई लेकिन उस रेशो से ज़्यादा ना हुई तब भी हम खुश हो जाएंगे। तो जो कंसिस्टेंसी है, जो ग्रोथ रेट है, वो मे बी सेम ना हो, लेकिन इस ऑब्जेक्टिव को जब हम जेन में रखेंगे तो वो मैटर नहीं करेगा, इस चीज़ को हम इग्नोर कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है जी डिस्करेज डिविडेंड पेमेंट। अब इसमें क्या है, अगर एक फर्म अपनी ईपीएस बढ़ाना चाहती है तो उसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है कि जितना भी प्रॉफिट हो वो प्रॉफिट रिटेन करे, उस प्रॉफिट को अगले साल दोबारा से इन्वेस्ट करे, इन्वेस्ट करने के बाद फिर उससे ज़्यादा प्रॉफिट कमाए, यानी कि जो कमाया वो वापस बिजनेस में लगा दिया। अब जब सारा कुछ बिजनेस में लगाया जाएगा तो डिविडेंड कहाँ से पे किया जाएगा। सो ईपीएस मैक्सिमाइजेशन सम हाउ मैनेजर्स को इनकरेज करता है कि आप सारे का सारा प्रॉफिट रिटेन कर ले, 100% रिटेंशन रेशो पे ले आए। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि वो इन्वेस्टर्स जो डिविडेंड के लिए आपकी फर्म के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, जब उनको लॉन्ग टर्म में डिविडेंड नहीं मिलेगा तो वो डिस्करेज होके आपके फर्म के शेयर्स जो है वो सेल करना शुरू करेंगे। अब जब फर्म के शेयर जो है वो सेल होंगे, एक भी करेगा, दूसरा भी करेगा, तीसरा भी करेगा, तो एक ट्रेंड डेवलप होगा, ट्रेंड डेवलप होगा और प्राइसेस गिरना शुरू हो जाएंगे। जब प्राइसेस गिरना शुरू हो जाएंगी तो आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस के ऊपर सवालिया निशान बनेगा। सो प्राइस आपकी कंपनी की गुड रेपुटेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, राइट। तीसरा ऑब्जेक्टिव वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अभी हमने बात की कि प्राइस की, कि प्राइस जनाब गिरेगी तो आपकी कंपनी के जो रेपुटेशन है उसको हर्ट करेगी, आपके जो शेयर होल्डर्स हैं वो भागेंगे। इसका मतलब है कि प्राइस समहाउ इम्पॉर्टेंट है, किसके लिए, शेयर होल्डर्स के लिए। क्यों, क्योंकि प्राइस से उनकी वेल्थ मैक्सिमाइज होगी। भाई कैसे होगी, एक छोटी सी एग्जांपल से बात समझते हैं। लेट्स से कि पीएसओ पाकिस्तान स्टेट ऑयल एक कंपनी है जिसका शेयर है लेट्स से 10 रुपए का, और मेरे पास है 100 शेयर्स, राइट। तो 100 शेयर्स अगर मेरे पास हो तो मेरे पास इस वक्त 1000 रुपये की मालियत के शेयर्स पड़े हुए, यानी मेरी जो वेल्थ है वो 1000 है। अगर कुछ ऐसा हो, मैनेजमेंट कुछ ऐसा करे कि ये जो प्राइस है ये प्राइस इंक्रीज हो जाए और ये चली जाए 15 के ऊपर, तो अब मेरी वेल्थ क्या हो जाएगी, 1500 हो जाएगी, राइट। यानी कि मेरी वेल्थ के अंदर 500 का इंक्रीज आ गया। ये वो बेसिक मोटिव है, ये वो बेसिक ऑब्जेक्टिव है जिसकी तरफ जो है ना वो तवज्जो दिलाई गई है, जिसको आगे लेके चलते हैं। मॉडर्न फाइनेंस इसी को ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर ऑब्जेक्टिव मानती है, राइट। इस ऑब्जेक्टिव के बहुत से एडवांटेजेस हैं और वो एडवांटेजेस, वो तमाम डिसएडवांटेजेस जो पिछले दो ऑब्जेक्टिव्स के अंदर हमने डिस्कस किए, ये तमाम ऑब्जेक्टिव्स को, डिसएडवांटेजेस को जो है ना वो ओवरकम करती है। इसका एडवांटेज क्या है, सबसे पहली बात तो ये है कि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करता है। ये ऑब्जेक्टिव भाई कैसे करता है, हमने जब बात की कि प्राइस बढ़ानी है, क्या बढ़ानी है, प्राइस, तो सवाल ये पैदा होता है कि ये प्राइस कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो प्राइस कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है, प्राइस इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल डिविडेंड्स, राइट। जितने भी डिविडेंड हमें फ्यूचर में मिलेंगे, हम अगर उनको उनको प्रेजेंट पे ले आए, प्रेजेंट वैल्यू उनकी फाइंड आउट कर ले, तो वही हमारे शेयर की प्राइस होगी। ठीक हो गई बात। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम फ्यूचर में मिलने वाले तमाम डिविडेंड्स को कंसिडर कर रहे हैं कि कौन सा डिविडेंड कब मिलेगा, कितने टाइम बाद मिलेगा, राइट। फिर उसको हम डिस्काउंट बैक करके प्रेजेंट वैल्यू भी फाइंड आउट कर रहे हैं, जो टाइम फैक्टर है उसको भी कंसिडर कर रहे हैं। तो ये वो ऑब्जेक्टिव है जिसने टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर किया है। फिर इस ऑब्जेक्टिव ने रिस्क को भी कंसिडर किया। क्यों किया, जब हम प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो डिस्काउंट रेट भी तो लगाएंगे, तो डिस्काउंट रेट समहाउ रिस्क को, जो फाइनेंशियल रिस्क है फर्म का, उसको रिप्रेजेंट करता है, उसकी रिप्रेजेंटेशन डिस्काउंट रेट के अंदर शामिल होती है। फिर उसके बाद है जी लॉन्ग टर्म फोकस।
जब हम प्राइस स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो हमें ऐसे डिसीजंस लेने पड़ेंगे जिससे हमारी फर्म की शेयर प्राइस सस्टेन रहे, और सस्टेन भी कोई 1 साल 2 साल के लिए ना रहे, बल्कि लॉन्ग टर्म के लिए उसमें सस्टेनेबिलिटी हो। बड़े हम राज़ी होंगे, खुश होंगे, लेकिन हम कभी ये नहीं चाहेंगे कि ये डाउन जाए। तो अगर हम शॉर्ट टर्म डिसीजंस लेंगे, ऐसे डिसीजंस लेंगे कि जिससे हमें 1 साल का फ़ायदा होगा, तो क्या होगा कि 1 साल तक तो हमारी प्राइस में भी बढ़े, लेकिन जब वो बेनिफिट मिलना बंद हो जाएगा हमारे डिसीजन का, तो हमारे जो फर्म की शेयर प्राइस है वो गिरना शुरू हो जाएगी, राइट। तो अब ये जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है फर्म की परफॉर्मेंस का, किसके ऊपर? शेयर प्राइस के ऊपर। ये तभी होगा कि जब हम एफिशिएंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहे होंगे। एफिशिएंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जब बात होगी तो क्या होगा कि हमारे जो एसेट एक्विजिशन डिसीजन है वो अच्छे होंगे, हमारे जो फाइनेंसिंग डिसीजन है वो अच्छे होंगे, हमारे जो एसेट मैनेजमेंट के डिसीजन है अगर वो अच्छे होंगे, तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? इसका इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी शेयर प्राइस पे। क्यों? अगर आप एसेट मैनेजमेंट अच्छा करेंगे, राइट, एसेट्स को अच्छे तरह इस्तेमाल करेंगे, आउटपुट ज़्यादा लेंगे, तो आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो ईपीएस भी बढ़ेगी, ईपीएस बढ़ेगी तो आप उसमें से फिर क्या करेंगे? जब आप फाइनेंसिंग डिसीजन करेंगे, फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर आप डिविडेंड पे आउट रेशो सेट करेंगे, और वो भी एक अच्छी रेशो होगी, तो डिविडेंड बढ़ेगा। डिविडेंड बढ़ेगा तो उनकी प्रेजेंट वैल्यू बढ़ेगी, प्रेजेंट वैल्यू बढ़ेगी तो अल्टीमेटली हमारी प्राइस बढ़ेगी। सो एफिशिएंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर आप रखते हैं अपनी फर्म के अंदर, अपने फर्म की जो फाइनेंशियल मैनेजर्स हैं वो एफिशिएंटली काम करते हैं, तो इसका अल्टीमेटली फ़ायदा आपको, आपकी फर्म को, आपकी शेयर होल्डर्स को होगा इन टर्म्स ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो ये थी हमारी आज की बात, जिसके अंदर हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इसके ऑब्जेक्टिव की बात की।